चलो आज शुरू करते हैं बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल विजय कैसे किया? तो देखो कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि ये क्षेत्रीय क्या है, इतिहास है, तो सबसे पहला बंगाल का भौगोलिक परिचय, ठीक है। फिर बंगाल का प्रारंभिक राजनीति, ठीक है। देखो फिर बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संपर्क, देख रहे हो, ऐसे बनाते जाना है। अब इसके बाद बंगाल का शासक, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर एंड मीर कासिम। ठीक है, इस आधार पे हमको पढ़ना है, समझ गए ना, कि हमें इसलिए जब भी किसी चीज को पढ़ो तो पहले उसके सिलेबस को ब्रेकअप करो, तभी ये हो पाए। और उसके बाद अपने सारे प्रश्नों का उत्तर देते जाओ। अब जैसे बंगाल का भौगोलिक परिचय, ठीक है, तो तुम पहले से जान रहे हो कि ये गंगा नदी बहती आ रही है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो ये हिस्सा बंगाल का है, पूर्वी भारत का है, और ये हमेशा समृद्ध रहा है। क्यों? ये मैदान है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये दुनिया का सबसे उपजाऊ हिस्सा है और इसमें लोहे कोयले से लेकर एक से एक खनिज पदार्थ भरे पड़े हुए। अब देखो, आज से नहीं, आप प्राचीन काल से इतिहास उठाओ, भारत का ये पूर्वी हिस्सा जिसके हाथ लग गया वही माला माल हो। इसी को आधार बनाकर मगध जनपद ने प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। फिर गुप्तों ने साम्राज्य की स्थापना की।
आप एक तरह से देख सकते हो कि पूरा प्राचीन भारत, जो भारत का गौरवमय इतिहास है, उसका केंद्र बिंदु ये पूर्वी भारत रहा है। और इसका कारण ये संसाधन है। अब देखो, यहाँ खाने पीने की समस्या नहीं है तो जनसंख्या होगी। इनके पास लोहे कोयले का भंडार है, विभिन्न प्रकार का अयस्क है, तो स्वाभाविक है यहाँ उद्योग विकसित होगा। और था, उद्योग होगा तो व्यापार होगा। और भारत के इस पूर्वी तट के पास बहुत ताम्रलिप्ति जैसी बंदरगाह थी, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया माने विदेशी व्यापार भी होता था। यहाँ से लंका भी व्यापार होता था। तो धन धान्य से भी परिपूर्ण हो, क्योंकि इंडस्ट्री भी डेवलप है और व्यापार भी डेवलप है। अब स्वाभाविक है, जहाँ जनसंख्या हो, खाद्यांश हो, पेयजल हो, अयस्क हो, उद्योग हो, व्यापार हो, तो आज आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो समृद्धि है वो चरम पे हो। और अब स्वाभाविक है, जनसंख्या ज़्यादा है, लोह अयस्क है तो लोह अस्त्र शस्त्र भी ज़्यादा है, तो इसके पास सेना भी ज़्यादा है। इसीलिए भारत में ये प्राचीन काल से लेकर तिल आज तक जिसके हाथों में ये लग गया, वो भारत का केंद्र सत्ता बन गया। तो ये बंगाल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये मत समझना कि ये वर्तमान ममता बनर्जी वाला बंगाल है। इसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा पूर्वी हिस्सा, मतलब बनारस के पूर्व चले जाओ बंगाल की खाड़ी तक, ये पूरा हिस्सा बंगाल कहलाता था, जो अपने इस समृद्धि के कारण परिपूर्ण था और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। जिसके हत्थे ये चढ़ गया, वही भारत की केंद्रीय सत्ता बन गई है। ये अवश्य है कि मध्यकाल में कैपिटल ट्रांसफर दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लेकिन फिर भी सल्तनत और मुगल काल में भी बंगाल का महत्व घटा नहीं, वो वही महत्व बनाए रखा। जब भी सल्तनत और मुगलों के हाथ से बंगाल निकला, तो उनका केंद्रीय अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो यहाँ भी देखेंगे कि भारत में जो मुगल सत्ता था, उसके हाथ से सबसे पहले बंगाल ही निकला, इसके बाद पूरा भारत ही निकल गया। तो ये एक परिचय हुआ। देखो, इस परिचय के अंदर में ही कितने सारे फैक्ट आए और कॉन्सेप्ट आया, और एक प्रकार से प्राचीन इतिहास से मिडिवियल हिस्ट्री होते हुए आप मॉडर्न इंडिया की ओर बढ़ने लगे। तो इसका मतलब है कि एक अंतर संबंध को विकसित करते हुए ये बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसका एक
पढ़ने का तरीका होता है। अब देखो, जब इसका भौगोलिक परिचय हो गया तो अब हमें बंगाल की प्रारंभिक राजनीति लेनी है। अब यहाँ पर हम मुगल से प्रारंभ करेंगे, फिर मुगल विकेंद्रीकरण और मुगल विकेंद्रीकरण के बाद मुर्शीद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन और सरफराज खान। देखो, जब भारत में मुगल आया तो बाबर आया, तो बाबर तो बंगाल तक नहीं पहुंच पाया था, बिहार के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते बाबर का अंत हो गया था। हुमायूं बंगाल में प्रवेश करता है और इसी बंगाल को प्राप्त करने के चक्कर में वो शेरशाह के हत्थे चढ़ता है और उसे भारत से बाहर पलायन करना होता है। और फिर हुमायूं भारत आता है, तो आप सब जानते हो कि बिना इस्टेब्लिश्ड किए हुए वो भारत से अलविदा हो जाता है, दुनिया से अलविदा हो जाता है। उसके बाद अकबर आता है, अकबर बंगाल को हस्तगत करता है और अपने सबसे प्रख्यात सेनापति राजा मान सिंह को वो बिहार बंगाल का गवर्नर अपॉइंटेड करता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बंगाल का क्या इम्पोर्टेंस या भारत के पूर्वी हिस्से का क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा। और उसके बाद बंगाल का एक महत्वपूर्ण सूबे के रूप में रहा। अब देखो, जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो औरंगजेब ने लगभग 1700 ईस्वी के आसपास वहां का गवर्नर मुर्शीद कुली खान को बनाया। ये मुर्शीद कुली खान दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य था, वहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर था। और आप सब जानते हो कि गोलकुंडा का अंत औरंगजेब ने किया था और औरंगजेब ने गोलकुंडा को प्राप्त करने के बाद मुर्शीद कुली खान को वहाँ पर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में लगाया और मुर्शीद कुली खान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। इससे औरंगजेब प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप उसे बंगाल का गवर्नर बना देता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान बहुत ही
ज़्यादा परिपक्व प्रशासनिक अधिकारी था, समझदार था, डिप्लोमेट भी था, कि जिसने औरंगजेब जैसे शासक को प्रसन्न कर दिया। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर जाता है, तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम ने जैसे तैसे 5 साल तक मुगल सल्तनत को संभाले रखा, लेकिन उसके बाद मुगलों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण टूटना शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले मुर्शिद कुली खान सामने आता है। मुर्शिद कुली खान बहादुर शाह प्रथम के समय से ही एक स्वतंत्र शासक के जैसा व्यवहार करने लगा। इट मीन्स बंगाल से जो रेवेन्यू दिल्ली आता था, उसने लगभग आना बंद करवा दिया। मुगल बादशाह रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजता रहा, ये कुछ दे देता था, कुछ रख लेता था, नहीं भी देता था। लेकिन देखो कमजोरी, कि मुगल इतने कमजोर हो गए थे आर्थिक रूप से औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण, कि अब उनके पास इतनी पैसा नहीं रह गई थी कि वो एक विशाल सेना बंगाल भेजे और मुर्शिद कुली खान को पराजित करके हटा दिया जाए। इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुर्शिद कुली खान ने। और फिर ये भी तो डर था मुगलों को कि कहीं यदि मान लो उल्टा हो जाए, मुगल सेना भेजे और मुर्शिद कुली खान ही उसे पराजित कर दे, तो बंगाल तो गया गया, दिल्ली भी गया। तो मुगलों के इस कमजोरी का मुर्शिद कुली खान ने फायदा उठाया और बहादुर शाह प्रथम के बाद उसने स्वतंत्र शासक के रूप में वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इस प्रकार भारत का ये पूर्वी हिस्सा भारतीय केंद्रीय शक्ति से अलग हो गया और एक प्रकार से सिर्फ नाम मात्र का संवैधानिक अधिकार मुगलों का बंगाल में रह गए। कि अभी भी मुगल बंगाल को अपना समझता था और बंगाल का नवाब अपने आप को नाम का मुगलों का अधीनस्थ मानता था, लेकिन कामकाज में पूर्ण स्वतंत्र था। और मुर्शिद कुली खान ने अपना पद वंशानुगत कर लिया। उसके बाद उसका बेटा शुजाउद्दीन शासक बना और उसके बाद ये सरफराज खान शासक बना। इसी सरफराज खान का गर्दन काटेगा अलीवर्दी खान। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे संपर्क होता है, कहां, बंगाल से। एक पक्ष ये हो गया, अब दूसरा पक्ष इसे आने दो। देखो 1651 1698 1699
देखो, 1651 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुगली में कोठी खोला। कोठी मतलब गोदाम, जिसमें अपना वो माल रखता था और उसे इंग्लैंड भेजता था, या इंग्लैंड से आए हुए माल को भी रखता था, भारतीय बाजार में बेचता था। ये कोठी मतलब गोदाम हुआ। और 1698 ईस्वी में सबसे पहले उस समय वहाँ का गवर्नर था अजी मूसान। उस गवर्नर ने इसे कालीघाट और गोविंदपुरी इलाके का 1200 रुपया सालाना के दर पे जमींदारी दिया। यही जो जगह है वर्तमान में कलकत्ता है, इसी पे उसने कलकत्ता शहर को बसाया है। अब देखो, यहीं पर उसने पहले फोर्ट विलियम किला बनाया और वो ही कलकत्ता शहर में विकसित हुआ। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने क्या किया, गोल्डन फरमान दिया। फरमान मतलब शासना आदेश होता है, गोल्डन हम लोगों ने उसमें लगा दिया। मतलब कि एक ऐसा फरमान था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य को चमका दिया। अब देखो, इस फरमान के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना दस्तक चुकाए हुए, दस्तक मतलब टोल टैक्स, चुंगी कर, बिना चुकाए हुए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब ये टोल टैक्स 9% होता था और ये एग्जेम्प्टेड हो गया। तो किसी व्यापारिक कंपनी का टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाए तो वो उसके लिए गोल्डन हो। यथार्थ में अधिक हो तो वास्तव में ये अपने यहाँ जो कहावत है, दो बागर बिल्ले की लड़ाई में कौवा रोटी लेके भाग गया, वही है। वास्तव में मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसका फायदा अंग्रेजों को मिला। चूंकि बंगाल का नवाब केंद्र सरकार को कोई भी टैक्सेशन का हिस्सा भेज नहीं रहा था, तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने सोचा कि बंगाल के नवाब के सबसे बड़े आय का स्रोत इस विदेशी कंपनी से मिलने वाला टोल टैक्स है, जो प्रत्यक्ष करेंसी में होता है। इसे ही एग्जेम्प्टेड कर दूं तो उसे भी नहीं मिलेगा, तो उसकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी।
इसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल गया। रियल कारण यही है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये कॉन्सेप्ट हुआ। तथ्यात्मक रूप से कारण ये है कि बादशाह फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया था जो छूट नहीं रहा था। जो हमारे भारत के नीम हकीम डॉक्टर हैं, उनने अपने तरीके से इलाज किया लेकिन नहीं छूटा। तो कंपनी का एक डॉक्टर था हैमिल्टन, तो उस हैमिल्टन के इलाज से फर्रुखसियर भले चंगे हो गए। तो उन्होंने इनाम के रूप में ये गोल्डन फरमान कंपनी को दिया। ये तथ्यात्मक कारण है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि ना मेरा तो ना तेरा, तू भी डूब मैं भी डूबा हुआ। तो वो पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है। अब देखो, कंपनी का टैक्स एग्जेम्प्टेड हो गया। अब ये कंपनी इसी एग्जेम्प्टेड टैक्स से इस इलाके में फोर्ट विलियम किले का निर्माण करता है और उसी पैसे से सैनिक और सैनिक साजो सामान रखता है और मात्र 40 वर्ष के अंदर में ही बंगाल को निपटा देगा। तो इस प्रकार कंपनी का व्यापारिक संबंध पहले हुआ और उस व्यापारिक संबंध से वो राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हुआ। अब देखो, वास्तव में अब हमारा जो रियल मॉडर्न इंडिया है वो यहाँ से शुरू होगा। बट मैंने कहा कि एक लिंक करते हुए आओ और जुड़ जाओ। अब यहाँ पर आपने जो बातें की वो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की है, लेकिन यदि इसी प्रकार लिंक होते आओगे, इसी को कॉन्सेप्ट और अंतर संबंध कहते हैं। जहां हमने सारे तथ्य लिखे और इन तथ्यों के रीजन्स को बताया। अब देखो, ये अलीवर्दी खान, ये बिहार का गवर्नर था, ठीक है। और इस अलीवर्दी खान ने 1739 में घेरिया का युद्ध में क्या किया, सरफराज खान की हत्या कर, जो अलीवर्दी खान का बेटा था, मुर्शिद कुली खान का बेटा था, और स्वयं शासक बन गया। तो देखो, ये भारत के 18वीं शताब्दी के नौकरशाही का चारित्रिक और नैतिक पतन का उदाहरण है। वास्तव में आप स्वयं प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आप ये 100 वर्षों के इतिहास जो आप पढ़ोगे अभी 1757 से 1857, इसमें अंग्रेजों के सफलता का कारण अंग्रेजों की अपनी शक्ति कम है, बल्कि भारत के नौकरशाही का चारित्रिक और नैतिक पतन का योगदान ज़्यादा है। वास्तव में औरंगजेब के काल में ही मुगल ब्यूरोक्रेसी का चारित्रिक और नैतिक पतन हो चुका था, जिसे ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की संख्या बढ़ गई थी और उनको वेतन देने के लिए मुगलों के पास कोष में न तो नगद पैसा था और न उनके पास अब अतिरिक्त राज्य था
कि उसे वो जागीर प्रदान करते, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो गई थी। इसी भ्रष्ट चारित्रिक और नैतिक भ्रष्टाचार का उदाहरण मुर्शिद कुली खान ने दिया था। तो भाई मुर्शिद कुली खान ने यदि बबूल बोया था तो उसमें से आम तो पैदा होगा नहीं। इसलिए मुर्शिद कुली खान के बेटे को भी अलीवर्दी खान ने गर्दन उतार के और स्वयं क्या बन गया, नवाब बन गया। और तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया देकर क्या कर लिया, 2 करोड़ रुपया देकर सनद प्राप्त कर लिया। सनद मतलब होता है शासन करने का प्रमाण पत्र, अर्थात मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे वहां अपना प्रतिनिधि मानकर उसे वहां पर शासन करने का अधिकार दे दिया। इस एवज में उसने रंगीले को 2 करोड़ रुपया दिया। मोहम्मद शाह, इस प्रकार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। अब देखो, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया और अलीवर्दी खान मुर्शिद कुली खान के जैसे ही योग्य प्रशासक, योग्य राजनेता, योग्य डिप्लोमेट था। कहा ही जाता है कि परवर्ती काल में मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान और मीर कासिम बंगाल का ये 3 नवाब में सारी प्रशासनिक क्षमता थी। लेकिन अलीवर्दी खान बेवजह क्या हो गया, मराठाओं के साथ उलझ गया। क्या हुआ, मराठा के साथ उलझना। इस पर विस्तृत चर्चा हम तब करेंगे जब अगला टॉपिक हम पेशवा पढ़ेंगे, तो वहां हम बताएंगे आपको। बट अभी भी थोड़ा जानकारी लेना होगा। उस समय पेशवाई शक्ति चरम पे थी और पेशवा नाना साहब फर्स्ट अर्थात बालाजी बाजीराव पेशवा थे। पेशवा के सामंत रघुजी भोसले जो नागपुर के क्षत्रप थे ने अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को दूत बनाकर बंगाल भेजा और अलीवर्दी खान से कहा गया कि हमें चौथ दो। क्या दो? चौथ। ये चौथ मराठा टैक्सेशन है, अर्थात आप अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा मराठा को दे दीजिए। मराठा आप पर बाहरी आक्रमण को रोक देगा, बाहरी आक्रमण को रोकेगा। मतलब यदि आप पर कोई विदेशी आक्रमण होगा तो उस विदेशी आक्रमण को मराठा आपको सैनिक सहायता दे। अलीवर्दी खान ने भास्कर पंत को पहले तो कह दिया कि भैया मैं दे दूंगा आपको चौथ, और बाद में धोखे से भास्कर पंत की हत्या कर। जो मराठा शक्ति उस समय उबाल पर थी, समूचे हिंदुस्तान को रौंद रही थी,
बेवजह अलीवर्दी खान उससे भिड़ गए। फिर तो मराठाओं ने मेला लगा दिया, हर साल आता था, अलीवर्दी खान की बाजा बजाता था और चौथ वसूल लेता था। तो अलीवर्दी खान का शासक बनने के बाद शेष 15 साल जो है, माने मृत्यु तक जीवन मराठा संघर्ष में ही बीत गया। मराठाओं से कभी जीत भी नहीं पाया। मराठा आता था, 2-4 लाख देता था, पैसा लेके चला जाता था, फिर साल भर वो क्षतिपूर्ति करता था, फिर आता था, फिर बाजा बजाता था, फिर ले जाता था। अलीवर्दी खान इसी में रह गया। इसी का फायदा उठा लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी कर ली और किलेबंदी के साथ साथ उसने उसमें आग्नेयास्त्र और कुछ हल्के फल्के सेना भी रखना शुरू कर। अब देखो, ये स्वाभाविक है कि एक निजी कंपनी राज्य नहीं हो सकता है, स्टेट नहीं हो सकता है, और वो निजी कंपनी सैनिक गतिविधि कर रहा है जो राज्य का कर्तव्य है। तो अलीवर्दी खान के अधिकारियों ने कंपनी के इस हरकत की ओर ध्यान दिलाया कि साहब, कंपनी ऐसा कर रही है। अलीवर्दी खान की व्यवस्था देखो। अलीवर्दी खान जैसा डिप्लोमेट समझ रहा है कि ये कंपनी जो काम कर रही है आगे कोई नया गुल खिलाएगा, लेकिन वो विवश है और अपने अधिकारियों को एक सेंटेंस बोलता है। उसी सेंटेंस से आप उसकी व्यवस्था को समझ सकते हो। अलीवर्दी खान अपने अधिकारियों को कहता है, ये कंपनी मधुमक्खी का छत्ता है, छोड़ दो तो शहद देगा, छेड़ दो तो काट काट के मार देगा। व्यवस्था देखो, मतलब वो अपने अधिकारियों को ये कह रहा है कि कंपनी को छेड़ो मत। अर्थात वो एक विदेशी कंपनी जो मुट्ठी भर सेना के साथ है, उसे भी वो अब हड़काने से बाज आ रहा है, कहीं वो मराठा के साथ मिलके उसे काटने ना लगे या मराठा को टैक्स पे करके उसे मजबूत ना कर दे और मेरा टैक्स ना दे। तो अलीवर्दी देखो, इसीलिए कहा जाता है कि प्रशासक को समस्या को टालना नहीं चाहिए, प्रशासक को समस्या का समाधान करना चाहिए। अलीवर्दी खान ने इस समस्या को टाल दिया कि अब तो मेरा उम्र आ गया, अब तो ट्रांसफर हो जाएंगे इस दुनिया से, जो आगे आएगा वो इस समस्या का समाधान करेगा। तो अलीवर्दी खान तो चले गए और उसके बाद जो शासक आए सिराजुद्दौला, उसके सामने समस्या मुंह बाए खड़ी हो गई। अब देखो, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला शासक। देखो, सिराजुद्दौला के सामने सबसे पहले घरेलू समस्या है।
आप कहोगे सर इसके सामने घरेलू समस्या क्या है? तो इसके सामने घरेलू समस्या ये है कि ये वास्तव में अलीवर्दी खान का बेटा नहीं है। ये अलीवर्दी खान का नाती है और अलीवर्दी खान को संतान के रूप में 3 बेटी थी। उसमें छोटी बेटी से उत्पन्न सिराजुद्दौला को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो स्वाभाविक है 2 अन्य जो इसकी मौसी है वो उसके लिए समस्या है। अब देखो, सिराज की जो बड़ी मौसी है उससे उसका मौसेरा भाई शौकतगंज है और ये पूर्णिया का नवाब था। अब ये भी गिद्ध दृष्टि डाला था बंगाल पर और उसकी दूसरी मौसी घसीटी बेगम थी। ये बहुत बदमाश थी। ये घसीटी, नाम भी घसीटी, काम भी घसीटा वाला। ये घसीटी बेगम ही अंग्रेजों की एजेंट थी जो बंगाल के नवाब की सारी बातें कंपनी तक पहुंचाती थी ताकि सिराजुद्दौला का अंत हो जाए और बंगाल में उसे भी हिस्सा मिले। और तीसरी चीज, सिराजुद्दौला का उम्र मात्र 20 साल था, बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं था और प्रशासनिक अनुभव किताबों से नहीं मिलता है, वो काम करने से ही प्राप्त होता है। तो सिराजुद्दौला में एक प्रशासनिक दक्षता, कूटनीतिक दक्षता की कमी थी जो स्वाभाविक भी है। यदि बाहरी समस्या हो तो उसका निदान बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन घरेलू समस्या जब फंस जाती है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी में सिराज फंस गया था। अब सिराज के सामने दूसरी समस्या है, वो है उसका प्रशासनिक अधिकारी। आज से नहीं, कई सालों से पहले से बंगाल का प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट अधिकारियों का अड्डा था। और बहुत अच्छे से सिराजुद्दौला जान रहा था कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट अधिकारी भरे हुए हैं। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, सब अपना अपना दांव खेल रहा है। अब बताओ, जब किसी शासक को इतनी ज्यादा भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र मिल जाए तो उसके लिए शासन चलाना संभव नहीं है। इसी भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र के टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है मीर जाफर, जो सिराज को ले डूबेगा। और सिराजुद्दौला की जो तीसरी समस्या है
वो है कंपनी की महत्वाकांक्षा। कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता बनना चाहती है ताकि भारतीय व्यापार के लिए पूंजी निवेश उसे मिल सके और भारत का ये पूर्वी हिस्सा जो अत्यधिक धनधान्य था, प्रशासनिक रूप से लचर था, उसे कंपनी टारगेट करना चाहती थी और इसीलिए कंपनी ने अपनी बदमाशी शुरू की और ध्यान देना, उसने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी की। नवाब सिराजुद्दौला का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो नवाब ने कंपनी के अधिकारियों को दरबार में बुलाकर स्पष्ट कहा, आप एक व्यापारी कंपनी है, आप सिर्फ व्यापार करो, आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर सैनिक गतिविधियां ना करें, इसलिए आप फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने बात नहीं माना। इसलिए नवाब ने जून 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। कंपनी हार गई। उसके जो गवर्नर थे रोजर ड्रैक, वो भाग गए। अब देखो, इसी समय या इसी रात में वहां पर एक घटना होती है, ब्लैक होल, जिसे हम तथा कथित घटना कहते हैं और इसका रचनाकार है हॉलवेस। कौन है? हॉलवेस। अब देखो, कहा जाता है कि 146 अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया और नवाब स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया और ये जो फोर्ट विलियम किला था उसने अपने अधिकारी मानिक चंद के हाथों सुपुर्द कर दिया। और स्वाभाविक है, अधिकारी ही देखेगा, थोड़े नवाब वहां फोर्ट विलियम किले में बैठेगा। तो 146 अंग्रेजों को जून के गर्मी में एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब कमरा खोला गया तो 23 अंग्रेज ही बचे थे, शेष 123 अंग्रेज मर गए थे। उस 23 बचे में से एक हॉलवेस भी था। तो उसी ने इस घटना को लिखा है और उसे ब्लैक होल कहा है। लेकिन हॉलवेस के अतिरिक्त
इस घटना के बारे में कोई और जानकारी नहीं देता है। ठीक है, ना अंग्रेजी इतिहासकार ना भारतीय इतिहासकार। यदि ये घटना सही में घटी होती तो कोई ना कोई और अंग्रेज इतिहासकार या कोई ना कोई भारतीय इतिहासकार इस पर अपना वक्तव्य जरूर देता, लेकिन किसी ने नहीं दिया है। इसलिए घटना हुई या नहीं हुई, इसको लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई। अब देखो, हॉलबेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हॉलबेस का ऑब्जेक्टिव था कि इस घटना को इंग्लैंड में प्रचारित प्रसारित किया जाए, ताकि इंग्लैंड की जनता अपनी सरकार पे दबाव बनाए कि वो इस घटना का प्रतिशोध ले, और फिर सरकार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर दबाव बनाए। हॉलबेस अपने उद्देश्य में सफल हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी को आदेश दिया कि बंगाल के नवाब से ब्लैक होल घटना का प्रतिशोध लिया जाए। मद्रास प्रेसिडेंसी ने कर्नल क्लाइव को एक छोटी सी सेना देकर बंगाल भेजा। दिसंबर 1756 में कर्नल क्लाइव बंगाल पहुंचा। नवाब की भी अंदरूनी हालात बहुत खराब थी, इसलिए नवाब ने कंपनी के साथ समझौता करना चाहा, क्योंकि मानिक चंद ने भी धोखा दे दिया था। याद रखना इस अधिकारी को। इसने घूस लेकर फोर्ट विलियम किला क्लाइव को दे दिया। तो ये भारत का पहला घूसखोर अधिकारी है, मानिक चंद। तो इसने पैसा लेके नवाब दे दिया, तो नवाब पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। इसलिए फरवरी 1757 में क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है। ये अलीनगर की संधि नवाब और कंपनी के बीच होता है। दबाव में आकर नवाब ने कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार लौटा दिए। एवज में कंपनी को कहा गया कि आप फोर्ट विलियम किले की रिपेयरिंग और किलेबंदी नहीं करेंगे। वास्तव में ये समझौता क्लाइव ने सिर्फ षड्यंत्र रचने के लिए किया था, और उसमें वो सफल रहा। कर्नल क्लाइव ने बंगाल के नवाब के विरुद्ध पहले फाइनेंसर खोजा। आप सबको पता होगा, अमित चंद, जगत सेठ, और
राय दुर्लभ, ये सब के सब कलकत्ता और बंगाल के बड़े बड़े व्यापारी थे। इनको भय दिखाकर, प्रलोभन देकर क्लाइव ने अपने पक्ष में किया और ये मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था उसे उसकी महत्वाकांक्षा को जागृत करके कर्नल क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र का परिणाम है प्लासी का युद्ध। तेईस जून 1757। कारण कुछ नहीं है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी। अब अलीनगर संधि को याद करो कि भाई उसमें एक शर्त थी कि आपको सारे व्यापारिक अधिकार लौटाए जा रहे हैं और दूसरी शर्त थी कि आपको फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी नहीं करनी। कर्नल क्लाइव ने जब इस सब को साथ में मिला लिया तो उसने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी शुरू की। नवाब ने मना करवाया, नहीं माना, तो नवाब एक सेना लेकर आगे बढ़ता है। नवाब के सेना में 40,000 सेना थी और कर्नल क्लाइव के पास कुल 1700 सेना था, जिसमें 1000 सेना भारतीय था, 700 सेना अंग्रेज था। भागीरथी नदी के किनारे आम पलासी गांव में आम के बगीचे में दोनों सेना आमने सामने हुई। अब देखो, नवाब का जो अग्रिम पंक्ति था उसका नेतृत्व मीर मादान और मोहनलाल कर रहा था। कौन कर रहा था? मीर मादान और मोहनलाल। ये दोनों ईमानदार था, नवाब के प्रति समर्पित था। इस दोनों के आक्रमण को क्लाइव झेल नहीं पाया और एक आम के झाड़ के पीछे छिप गया। लेकिन मीर मादान एक गोली से मारा जाता है, इससे नवाब हड़बड़ा जाता है और बच्चा था और वो अपने कमांडर इन चीफ मीर जाफर से सलाह लेता है। मीर जाफर उसे कहता है कि आप मुर्शिदाबाद मतलब राजधानी लौट जाइए, ये अंग्रेज कहाँ है, इसका सेना, इसको अभी हाथी के पैरों तले कुचल पुचल के मैं आ रहा हूं। मीर जाफर के झांसे में आ गया सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला जब मुर्शिदाबाद लौटा तो मीर कासिम का बेटा मीरन उसकी हत्या कर देता है। और यहां तो स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ था। मीर जाफर अपने हाथी के हौदे से उतरा और क्लाइव आम के झाड़ के पीछे से निकला, दोनों ने हाथ मिला लिया, हो गया प्लासी का युद्ध खत्म। तो इस प्रकार इन चंद लोगों ने
हमारे बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इस प्लासी के युद्ध का यदि तुम इम्पोर्टेंट देखोगे तो रणनीतिक रूप से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? नाटक। इसके प्रोड्यूसर अमित चंद जगत सेठ राय दुर्लभ है, कहानीकार भी कर्नल क्लाइव है, बाकी सारे पात्र हैं। और इस नाटक का अंत क्या होगा ये डायरेक्टर कर्नल क्लाइव को पता था। यहां ना तो खून बहा, ना सेनापतियों ने अपनी कोई व्यूह रचना दिखाई, और इस प्रकार रणनीतिक महत्व नहीं, लेकिन आर्थिक राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शासक के रूप में प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। उसे अपने व्यापार के पूंजी निवेश का स्रोत मिल गया, खुलकर बंगाल को लूटा और इसी बंगाल को केंद्र बनाकर उसने इस आधी एशिया पर अपना कब्जा कर लिया। ना बंगाल उसके हाथ लगता, ना कलकत्ता केंद्र बनता, ना इतना बड़ा उसके साम्राज्य का निर्माण होता, लेकिन हो गया। शर्तों के अनुसार मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन मीर जाफर 2 ही साल में समझ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा नवाब बनने से बेहतर है कि सिराजुद्दौला का सेनापति ही सही। क्योंकि मीर जाफर किसी भी कर्मचारी को ना तो नियुक्त कर सकता था, ना ही किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता था। ऊपर से अंग्रेज हमेशा पैसा मांगते रहता था, खोखला हो चुका था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जुए को उतारना चाह रहा है मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसने लोहे को लोहे से काटने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग लिया कि आप अंग्रेजों को हमारे साथ मिलकर भगा दीजिए तो हम आपको वो सारे व्यापारिक अधिकार प्रदान कर देंगे जो अंग्रेजों को है। अंग्रेजों को पहले ये पता लग गया, तो अंग्रेजों ने 1759 में बेदड़ा के युद्ध में डच को हराकर भारत से बाहर कर दिया और मीर कासिम पे दबाव बना दिया कि आप या तो हमें 37.5 लाख रुपया दीजिए जो बकाया है, या नवाब का पद छोड़ दीजिए। मीर कासिम का खजाना खाली था। मीर कासिम ने इसलिए नवाब का पद छोड़ दिया।